अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिटेल कंज्यूमर। ठीक है, तो पहले इन दोनों के मतलब को जानेंगे, फिर इसका कॉम्बिनेशन समझेंगे और उसके बाद मेरा एक एग्जांपल जो हमेशा मैं देती हूँ वो समझ गए तो पूरा चैप्टर चुटकियों में समझ आ जाएगा। ठीक है, जहां पे कोड की जरूरत पड़ेगी वहां मैं कोड भी यूज कर दूंगी सो दैट आपको वहां जाके कंफ्यूजन ना हो कि किसका फीचर और किसका मेरिट, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सो बेसिकली रिटेल एंड कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो रिटेल का मतलब क्या होता है? रिटेल का मतलब होता है जैसे कि हम छोटा मोटा राशन लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगी जो डेली लाइफ में आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे या फिर उसको कहीं ना कहीं फील किया होगा सो दैट ये चीजें समझ आए। तो रिटेल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सामान ऐसे ही लेने जाते हो, यानी कि मार्केट्स में जाते हो और छोटा मोटा सामान खरीदते हो, जैसे कि आपने 1 किलो चीनी ले ली या फिर 2 किलो राजमा ले ली, ये रिटेल की शॉप पे छोटी छोटी दुकानों पे जाकर आप जब खरीदते हो तो उसे हम रिटेल बोलते हैं। ठीक है, रिटेल। सो दैट एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर यानी कि आप जो कि कंज्यूमर हो, यानी कि आप जो सामान खरीद रहे हो। ठीक है, तो यानी कि कंज्यूमर का मतलब होता है कि आपको उस चीज की नीड है, जरूरत है, तो आप सामान लेने गए, आपने सामान को कंज्यूम कर लिया, ले लिया, तो आप एक कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कि आम आदमी जो होता है, यानी जो रिटेलर होता है या आम आदमी जो भी है, हम स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट 2 जो चैप्टर का नेम है वो है रिटेल कंज्यूमर। पहले इन दोनों के मतलब को जानेंगे, फिर इसका कॉम्बिनेशन समझेंगे और उसके बाद हम चल के इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे सो दैट पूरा चैप्टर चुटकियों में समझ आ जाएगा। ठीक है, और जहां पर दिक्कत आएगी वहां मैं कोड बना दूंगी सो दैट आपको याद रहेगा, पेपर तक आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। रिटेल का मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटेल, एक होता है रिटेलर। दोनों में फर्क है। ठीक है, रिटेल का मतलब है आप कोई भी सामान जब लेकर आते हो तो रिटेल में लेकर आते हो। रिटेल का मतलब है आप 1 किलो चीनी लेने चले गए या फिर आप एक मैगी का पैकेट लेने चले गए, एक छोटा सा 2 बिस्किट के पैकेट लेने चले गए, तो आप छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाते हो, तो यानी कि वो रिटेल में आप सामान लेकर आ रहे हो। ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटी में जब सामान आता है तो उसे आप रिटेल का नाम देते हो। और कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर आप ही हो या फिर मैं भी हो सकती हूँ, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। कंज्यूमर का मतलब है जो भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। यस, जैसे कि लेट सपोज आप मैगी लेने गए तो आप कंज्यूमर हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी नीड है, आपको उसको खाने का मन है, तो आप दुकान पे गए तो आप कंज्यूमर हो। ठीक है, सो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, रिटेल कंज्यूमर। हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो मेरा इंट्रो पार्ट होता है उसके अंदर मैं काफी डिटेल में बात करती हूँ सो दैट आगे वाली चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो रिटेल कंज्यूमर होता है, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग, तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा रिटेलर है, जो हमारे को सामान बेच रहा है, ठीक है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया एक होता है रिटेलर। ठीक है, तो आप रिटेलर को लेके चीजें समझोगे तो चीजें जल्दी से समझ में आ जाए। अभी आप सब कुछ भूल जाओ, फिलहाल ये समझो कि जो रिटेलर है वो सामान को बेच रहा है, तो उसको अपने कंज्यूमर के ऊपर पूरी नजर रखनी होती है, हर एक चीज के बारे में जानना होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी थिंकिंग कैसी है, उसको क्या चीजें पसंद आ रही हैं, क्या मैं ऑफर्स दे सकता हूँ और क्या मैं उसको बेस्ट दे सकता हूँ सो दैट वो कंज्यूमर बार बार रिपीटली मेरी शॉप पर आता रहे और मेरा प्रॉफिट होता रहे, ग्रोथ होता रहे और मैं आगे ऐसे ही बढ़ता रहूं, एक दुकान से 10 दुकान कैसे करूं, ग्रोथ कैसे करूं। सो ये सारी चीजें करने के लिए उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इन सारे काफी सारे पॉइंट्स पे काम करना पड़ता है, तो ही कस्टमर बार बार दुकान पे आता है। अगर आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को खुश नहीं करते हो तो कस्टमर जो कंज्यूमर होता है वो आपकी दुकान पे दोबारा विजिट नहीं करता, ये बोल के कि दुकानदार मुझे अच्छे से अटेंड नहीं करता, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता या फिर मुझे अच्छे ऑफर्स नहीं देता, अगर मेरा कोई सामान अच्छा निकला तो नहीं निकला तो रिप्लेस भी नहीं करता। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, अगर रिटेलर एक अच्छा रिटेलर तभी कहलाता है जब वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करता है, तभी वो 1 से 10 दुकानें बना लेता है। और वो तभी बना पाता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट्स होते हैं, ऐसा चीजों पे वो वर्क करता है कि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो मैंने इंट्रो पार्ट काफी अच्छे से दिया, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द अल्टीमेट एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय अ रिटेलर इज कॉल्ड अ रिटेल कंज्यूमर। रिटेल कंज्यूमर होता कौन है? तो जो अल्टीमेटली एंड यूजर है, अभी मैंने आपको रिटेलर अलग से कॉन्सेप्ट समझा दिया, रिटेलर कौन होता है? जो सामान को बेचता है। ठीक है, और अगर हम रिटेल कस्टमर कंज्यूमर की बात करें तो वो वही वाला कंज्यूमर है, रिटेल कंज्यूमर वही वाला है, एक आम आदमी। इससे समझो आप कि एक आम आदमी है जो दुकान पे सामान लेने गया है, छोटी मोटी चीजों को वो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद के ले आता है, तो उसे हम रिटेल कंज्यूमर बोलते हैं। तो उसी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द अल्टीमेटली एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस की जो एंड यूजर है, जैसे कि ये ऑरेंज है, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, ये ऑरेंज है और इस ऑरेंज का जो एंड यूजर है, यानी कि आप संतरे लेने गए, ऑरेंज लेने गए,
तो अल्टीमेटली आप ही एंड यूजर हो, यानी कि आप ही इसको कंज्यूम करने वाले हो, आप इसको बेचने के लिए नहीं लेने गए, आप अपने लिए लेने गए थे, ठीक है। तो द अल्टीमेटली एंड यूजर ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय अ रिटेलर, जो कि एक रिटेलर के द्वारा सर्विस या गुड्स बेचा गया था आपको, तो वो कौन कहलाता है? रिटेलर कंज्यूमर कहलाता है। दोबारा से समझ लो, रिटेल कंज्यूमर कौन होता है? रिटेल कंज्यूमर का मतलब होता है कि आप दुकान पे गए, आपने कोई भी सामान खरीदा और अपने लिए खरीदा, आगे बेचना नहीं है, खुद ही कंज्यूम करना है, तो आप एक रिटेलर कंज्यूमर हो जाओगे। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर है। और अगर नहीं क्लियर तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, ये है आपका रिटेलर और ये है आपका रिटेल कंज्यूमर, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। इसका नाम है सोनू और इसका नाम मैं ले लेती हूँ मोनू, ठीक है। मोनू ले लिया मैंने इसका नाम। तो बेसिकली जो मोनू है उसको क्या लेना था? ऑरेंज लेना था, ठीक है। तो वो किसके पास गया? वो गया सोनू के पास लेने, ठीक है। तो सोनू यहाँ पे रिटेलर है जो सामान को बेच रहा है, ठीक है, और मोनू कौन है? रिटेल कंज्यूमर है, क्योंकि उसको सामान कंज्यूम करा, ऑरेंज खरीदा और अपने घर आ गया, ठीक है। आई होप आपको 100% चीजें क्लियर होंगी। अभी मैंने इसको जो अभी मैंने आपको समझाया उसको मैंने ना एक छोटे से फ्लो चार्ट से भी समझा दिया, क्योंकि चीजें इजी हो जाएं। अगर आप छोटे छोटे डायग्राम्स वहां बनाओगे ना तो काफी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर मैंने लिखा है कि कंज्यूमर जो बेसिकली जो रिटेलर होता है, रिटेलर, यहाँ बात हो रही है रिटेलर की, यानी कि मैं बात कर रही हूँ सोनू की, ठीक है। अब बेसिकली ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर रिटेलर्स हैं, सोनू जैसे बैठे हैं और जो कि सामान को बेच रहे हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये रिटेलर है, जो सोनू है, वो सामान को जब बेच रहा है तो उसको अपने माइंड में क्या क्या चीजें सोचनी है, ये वैसे मैंने समझा दिया है। कंज्यूमर का बिहेवियर जानना चाहेगा वो, क्योंकि आजकल जो भी फैशन है, ट्रेंड है, काफी सारे जो कंज्यूमर के बिहेवियर है वो टाइमली क्या सेकेंडों में चेंज हो रहे हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और आप देखते हैं कोई भी नई चीज देखते हैं तो आप तुरंत सोचते हैं कि अब मैं ये मंगा लेती हूँ, या फिर मैं अब ये मंगा लेता हूँ, या किसी फ्रेंड ने बताया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हम फटाफट से उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो हमारा सेकंडों के अंदर बिहेवियर बदल रहा है, यानी कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस और बहुत सारे फैक्टर की वजह से सेकंडों में बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए रिटेलर को मार्केट में टिके रहने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या था, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उस पर अगर हम काम करेंगे तो प्रॉफिट भी होगी, ग्रोथ भी होगी, सेल्स भी बढ़ जाएगी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा इंट्रो पार्ट काफी डिटेल हो गया, अब हम फटाफट समझेंगे और फटाफट चीजें समझ आएंगी, डेफिनेशन साथ साथ पढ़ूंगी। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? तो देखो, एज दोज एक्ट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग द डिसीजन प्रोसेस that proceed and determine this act, for example family members। तो अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो अभी मैंने आपको बताया कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है और हम जो है सोशल मीडिया से बहुत एडिक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर बहुत चेंज आ रहा है। क्योंकि हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम फटाफट से रील वगैरह देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, फटाफट अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबरहुड को शेयर कर देते हैं, सो दैट वो वहां से एंगेज हो जाते हैं और चीजों को मंगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि जो हमारा बिहेवियर था वो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर सोशल मीडिया ने हमारे बिहेवियर को जल्दी से जल्दी बदल दिया। तो कंज्यूमर बिहेवियर है एज दोज एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है, जो बंदा है, वो इन्वॉल्व है हमारी काफी सारी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज में, जिसमें काफी सारे डिसीजन वो फटाफट ले लेता है और चीजें मंगा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझो सो दैट जल्दी समझ आएगा। फैमिली मेंबर में अगर 4 लोग रहते हैं, मदर है, फादर है, सिस्टर और ब्रदर है, 4 लोग अगर मेंबर्स रहते हैं, तो हर किसी का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। यानी कि मदर को कोई और बिस्किट पसंद होगा तो फादर को कोई और, सिस्टर को कोई और, ब्रदर को कोई और। यानी कि बहन भाई को ओरियो बिस्किट पसंद है या किसी को हाइड एंड सीक पसंद है, और फादर को जो है नॉर्मल पार्ले जी बिस्कुट पसंद है, और मदर को कोई हो सकता है सनफीड का या फिर गुड डे वगैरह बिस्कुट पसंद है। तो सबकी जो प्रेफरेंसेस हैं या टेस्ट है सबका अलग अलग है। तो इसी तरीके से कंज्यूमर, कितने सारे कंज्यूमर मार्केट के अंदर रहते हैं और उन लोगों का बिहेवियर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। वी ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, अडॉप्ट डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न व्हाइल मेकिंग परचेज डिसीजन। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद नहीं करते, आपका बिहेवियर उसके प्रति क्या है। कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप उसके ऊपर काफी सारी डिटेल स्टडी करके या जो आपको अच्छा लगता है आप वो खरीदते हो, ठीक है। The study of consumer behavior provide us with the reason why consumer differ from one another is buying and using product services। अब ये बात बोली गई है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो एक दूसरे से क्यों अलग होता है। तो भाई इसलिए अलग होता है क्योंकि मैंने एक अच्छा एग्जांपल ही लिया आपको समझाने के लिए, सो दैट आप अपनी फैमिली में भी ये चीजें देखते होगे तो आपको इजिली समझ आएगा। तो होता क्या है, जो आपकी मदर है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि उनकी एज अलग है और आपकी एज अलग है। अगर आपकी एज 20 या 21 है तो आपकी मदर की एज जो है आपसे डबल है, आपके फादर की एज आपसे डबल है। तो यानी कि टेस्ट में
फर्क आ रहा है, यानी कि एज में भी फर्क आ रहा है, उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग अलग है, आप यूथ में काउंट हो रहे हैं एंड वो जो आपके कुछ सालों बाद सीनियर सिटीजन में काउंट होने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर काफी डिफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि अब हम ये समझ लेते हैं हमें ये समझना क्यों जरूरी है। तो देखो भाई, आप ये सोच रहे होगे कि मैम आपने ये सब तो हमें पढ़ा रहे हो, बट प्लीज ये तो जरूर बता दो कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो मैं इंट्रो पार्ट में बताती हूँ, बट स्टिल अभी बता रही हूँ मैं। कंज्यूमर बिहेवियर जो है, ये सारी जो किताब है वो रिटेलिंग के ऊपर काम क्यों कर रही है, यानी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात क्यों कर रही है बार बार। वो इसीलिए कर रही है, कल को अगर आप बिजनेस करोगे या आप एक दुकान खोलते हो या कोई गुड्स या सर्विस में आप जो डील करते हो, तो आपको किस तरीके से अपने कंज्यूमर को टिका के रखना है और अपने कंज्यूमर को किस तरीके से अच्छी फैसिलिटीज देके अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, ग्रोथ, सेल किस तरीके से इंक्रीज करनी है। तो ये सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ाई भी जा रही हैं। सो बेसिकली नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्या जरूरत पड़ गई कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की, अंडरस्टैंड करने की। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द परचेज बिहेवियर एंड प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर एज कंज्यूमर विद डिफरेंट टर्म्स ऑफ, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है वो हर तरीके से अलग अलग होता है, यानी कि ये फैक्टर समझेंगे तभी हम अपने कंज्यूमर को या कंज्यूमर को पकड़ पाएंगे। और पकड़ने का मीन्स ये है कि हम उसको बार बार अपनी दुकान तक या अपनी शोरूम तक बार बार कैसे बुलाएंगे। तो बेसिकली एक तो सेक्स बहुत डिपेंड करता है, एज हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, फैमिली सेटअप हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गया, टोटल सोशल स्टेटस हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हमारी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, हमारी एज पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी आपको एज का एग्जांपल अच्छा खासा दिया, और इनकम पे भी डिपेंड करता है। तो आप ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप लग्जरी आइटम की तरफ बढ़ते हो, नॉर्मल गुड्स जो है वो कम खरीद के अच्छे अच्छे गुड्स खरीदते हो, ठीक है। अगर आपकी इनकम नॉर्मल है तो आप एक चीपर और सस्ते गुड्स खरीदना पसंद करते हो, ठीक है। फैमिली पे भी डिपेंड करता है, आपके रिलीजन पे डिपेंड करता है, आपकी नेशनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है। आपका स्टेटस अगर बहुत हाई क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो आप हमेशा लग्जरी आइटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, जैसे आईफोन है, बीएमडब्ल्यू है, या फिर अच्छी अच्छी लग्जरी कार है, या फिर आपकी ब्रांडेड वॉचेस हैं, तो आप उसमें करते हो, और ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो। और ऐसे ही अगर आप नॉर्मल फैमिली से हो तो आप नॉर्मल दुकान वगैरह पे जाके या फिर आप फड़ी वगैरह से जाकर के सामान को बाय कर लेते हो। तो एक डिफरेंस आया है बायर और कंज्यूमर का, ठीक है। तो काफी अच्छा डिफरेंस मैं लेकर आई हूँ, तो ये समझ लेना, उसके बाद पॉइंट्स आप और भी बना सकते हो। तो बायर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। तो बायर का मतलब होता है कि आप जो सामान को बाय कर रहे हो यानी कि खरीद रहे हो। परचेज द प्रोडक्ट सर्विसेज, यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस को परचेज किया। लेट सपोज ये मार्कर है, या आपने खरीद लिया, या फिर आपका हाइलाइटर है, या आप कोई भी सामान खरीदो, तो आप एक बायर हो, आपने दुकान पे जाके सामान को सिर्फ खरीदा है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो जो सामान आपने खरीदा है वो अपने लिए खरीदा है, या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा है, या फिर अपने किसी कुछ, जैसे बहुत सारी मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों के लिए जो है वो स्केच पेन, हाइलाइटर्स एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो वो बायर ही होंगे, ठीक है। फोकस ऑन एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्शन एंड यूजेबिलिटी, यानी कि उनका मेन फोकस रहता है उनके एक्सपीरियंस पे, उनके सेटिस्फैक्शन पे एंड यूजेबिलिटी पे, कि कितना यूज होने वाला है। यूज होगा तो लेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा है तो भी लेंगे, सेटिस्फैक्शन अगर रहता है पहले से लिया हुआ है तो वो लेते रहेंगे, जैसे कि मदर, फादर एक्सेट्रा, कोई भी किसी के लिए भी सामान खरीदे तो वो अभी बायर ही है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब है कि वही पर्सन है जिसको वो सामान खुद कंज्यूम करना है और वो दुकान तक गया, यूज और कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को हमने जो है कंज्यूम कर लिया, और एंड यूजर हम खुद ही हैं। फोकस ऑन प्राइसिंग, हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने प्राइसिंग पे, अपनी वैल्यू पे, अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस पे। अगर हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है तो हम जो है जाकर खरीदते हैं, जैसे कि हम किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं या फिर कोई भी सामान वगैरह खरीदेंगे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। इसमें चाइल्ड भी हो सकता है और भी कोई अनदर एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि सोनू हो गया, या फिर कोई और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, सो ऑन एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर है। अब एक मेजर डिफरेंस समझ लो दोनों के बीच में क्या होता है। बायर मीन्स होता है कि कोई भी सामान किसी के लिए भी खरीद रहा है, दुकान तक गया तो उसको बायर का नाम दिया, और कंज्यूमर मतलब वही एंड पर्सन है जिसको वो चीजें, सामान जो है खुद ही कंज्यूम करनी थी और वो प्रोडक्ट या सर्विस को खुद यूज करेगा, तो वो कंज्यूमर है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रिटेल कंज्यूमर के बिहेवियर को। तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर बिहेवियर इज इफेक्टेड बाय होस्ट ऑफ वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल मोटिवेशन, नीड्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज, सेक्स, प्रोफेशनल स्टेटस टू सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस काइंड एक्सर्टेड बाय फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, सोसाइटी एज अ होल। तो भाई देखो, अगर ये कहानी समझ नहीं आई ना तो मेरी कहानी समझो, जो कि मैं शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिटेल कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, रिटेल कंज्यूमर को आप ये समझो कि दुकान वाला, दुकान
तो इस तरीके से समझते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं या गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो कोई भी चीज़ देखती हैं तो उनको जल्दी से चीज़ लेने का मन कर जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है कि कोई भी सिपर हमने देख लिया, तो हमें अच्छा लगा, उसका कलर अच्छा लगा, तो हमने फटाफट से उसको ऑर्डर कर दिया, या फिर हमने कोई मेकअप किट देखी या फिर कोई मेकअप का सामान देखा तो फटाफट से ऑर्डर कर दिया, या फिर कोई क्यूट सी चीज़ देखी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और हमने वो चीज़ मँगा ली। सो इस तरीके का बिहेवियर है। और जो बॉयज़ का है वो थोड़ा-सा डिफ़र है कि हाँ भाई, गैजेट्स वगैरह में जो है, या फिर कोई गेमिंग वगैरह के लिए हमें कोई अपना जो है सामान खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है या फिर आईफ़ोन खरीदना है, व्हाटएवर कुछ भी है। तो ये सारे जो हैं वो हमारे यूथ जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है। तो ऐज भी डिपेंड करती है और आपका प्रोफ़ेशनल स्टेटस भी डिपेंड करता है, किस तरीके का आपका स्टेटस है एंड आपकी नीड क्या है। अगर आपको लैपटॉप की नीड है तो आप लैपटॉप ही लोगे, ना कि आप टीवी लोगे, ठीक है? तो आप कुछ बेनिफिट्स देखोगे, आपका पर्सनल मोटिवेशन भी उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से समझाया है। ये डायग्राम समझ लो, उसके बाद आप खुद भी बना के लिख सकते हो अगर ये डेफिनिशन मुश्किल लग रही है तो। फैक्टर इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसके 4 फैक्टर्स आते हैं। एक साइकोलॉजिकल आता है, पर्सनल आता है, सोशल आता है और कल्चरल फैक्टर्स आता है। सबके नीचे फैक्टर्स लगाना है, ठीक है? क्योंकि सारे फैक्टर हैं, चारों फैक्टर हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे एक बार हम मूव कर रहे हैं। सो इसी को अब आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ साइकोलॉजिकल फैक्टर से, ठीक है? तो इस फैक्टर में क्या होता है, आपके कोई भी इन सब में ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में सब में डील होती है। तो यानी कि जो हमारा मोटिवेशनल है, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से है कि हम सामान क्यों खरीदेंगे, हमारा बिहेवियर जो है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो सामान के प्रति किस तरीके से चेंज हो रहा है, बिहेवियर कैसे बना रहा है, कैसे उसके माइंड में आ रहा है कि उसको ये गुड्स या ये सर्विस लेनी है। तो मोटिवेशनल है, तो मोटिवेशन मतलब उसको उसकी नीड है। यानी कि मैंने लैपटॉप का भी एग्जांपल दिया कि उसको लैपटॉप की अगर नीड है, उसे काम करना है या फिर तो वो उस चीज़ को लेके मोटिवेटेड है, तो उसको नीड है तो वो सामान को खरीदेगा। परसेप्शन में आता है कि अगर उसने कोई अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं, कोई अगर उसका परसेप्शन अच्छा है, उसको सामान ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो खरीदेगा, नहीं लग रहा तो छोड़ देगा। एटीट्यूड अगर उसका उसके प्रति अच्छा है तो डेफिनिटली बाय करेगा, नहीं तो उसे भी स्किप कर देगा। लर्निंग में आता है कि जो हमारे लेसन्स होते हैं, जो भी हमने कोई भी सामान पहले खरीदा, लेट्स सपोज़ मैंने ये हाइलाइटर है, ये पहले खरीदा था, ठीक है? और पहले वाला हाइलाइटर दूसरी कंपनी का था, वो मुझे पसंद नहीं आया, सो मैंने अब दोबारा नहीं लूँगी क्योंकि मैंने उससे कुछ लर्न किया, मैंने उससे कुछ सीखा। सो अब मैं दूसरा ले लिया, मैंने दूसरी कंपनी का ले लिया। तो इस तरीके से कुछ हमारे लेसन्स होते हैं जो बिफोर आफ्टर हमारे वर्क करते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम सोशल फैक्टर की बात करें तो उसमें हमें फैमिली, रोल, स्टेटस, ये इस पे डिपेंड करता है। तो हम कोई भी सामान खरीदे, जैसे मैंने लग्ज़री आइटम का एग्ज़ाम्पल दिया आप लोगों को, तो वो सारे फैमिली स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिच हैं, कितने अपर मिडल क्लास से आप बिलॉन्ग करते हैं, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, उस अकॉर्डिंग आप जो है ड्रेसेस वगैरह भी ले सकते हो। या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि लेने में, तो अब अगर मान लो कि किसी को कोई भी शादी के लिए कोई ड्रेस खरीदना है, हो सकता है कि उनका फैमिली स्टेटस काफ़ी अच्छा है, तो वो हो सकता है लाखों रुपए की लहंगा खरीद ले, ठीक है? और अगर कोई नॉर्मल फैमिली से है, तो वो सोचेगा कि चलो ठीक है भाई, 5-10 हज़ार में काम चल जाए, तो इतना ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर ले लिए। कल्चर फैक्टर में आता है, जैसे कि आपके कल्चर है, सब कल्चर है, सोशल क्लास है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके अंदर की जो आपकी बिरादरी वगैरह है, उसमें कैसे अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं और ये सारी चीज़ें फ़ॉलो होती हैं। जैसे कि कोई भी रीति-रिवाज है जो फ़ॉलो होना है, किसी भी फैमिली फंक्शन है या फिर कोई भी आपके घर में कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली है। सो इस तरीके से जो भी कल्चर है उसको आप फ़ॉलो अप करोगे, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ, भई ये वाला सामान इस जो फंक्शन में है वो करना ही होता तो लेंगे, तो वो भी हमारे बिहेवियर को बदलता है। नेक्स्ट आता है आपके पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर सबके अलग-अलग होते हैं, जैसे इनकम, पर्सनैलिटी, लाइफ़स्टाइल, एज, लाइफ साइकिल, स्टेज। आपकी लाइफ स्टेज साइकिल जो होती है उस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एज में हो। बच्चा जो होता है वो तो उसको तो बस खिलौने चाहिए, चाहे कैसा भी ला कर के दे दो, मतलब वो पहले वाले ज़माने में होता था। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों की भी बहुत डिमांड्स होने लगी हैं, बिहेवियर कैसे बदल रहा है कि मैंने अपने दोस्त की वो गाड़ी देखी थी तो मुझे भी वो चाहिए, या वो खिलौना देखा था या वो टॉय देखा था तो मुझे भी वही चाहिए। तो आजकल बिहेवियर ऐसे तुरंत चेंज हो रहा है क्योंकि वो अपने फ्रेंड को कॉपी कर रहा है, ठीक है? तो पहले की तरह नहीं है कि पहले के ज़माने में मतलब घर में कोई भी जो मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ कि मतलब कुछ भी पड़ा है, कोई बर्तन पड़ा है या कोई प्लास्टिक की चीज़ पड़ी है, तो उसी को एज़ अ खिलौना बच्चा यूज़ करके और खुश हो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो एज एंड लाइफ़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज एंड लाइफ़ जो है वो किस तरीके से मैटर करती है। आपकी जो एज है, जैसे यूथ का मैंने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया क्योंकि यूथ ही है जो आजकल रील्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चला रहा है और अपने इनफैक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यूथ ही चला रहा है, बट एंगेज जल्दी हो जाता है, इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है कि हाँ, भई ये सामान फ्रेंड ने खरीदा, अच्छा लगा, मैं भी ले लेता हूँ, तो मैं भी ले लेती हूँ। इस तरीके से लाइफ़स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई क्लास है, पर्सनैलिटी आपकी वेल मेंटेन है, तो आप उसको मेंटेन करके रखोगे आगे, और आपके जो नई-नई चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा एनकरेज करते हो। आपकी इनकम भी डिपेंड करती है, अगर आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है, तो आप जो है
कोई भी चीज़ लेने से सोचते नहीं हो, फटाफट से आप उसको खरीद लेते हो। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर थे, आई होप आपको 100% क्लियर होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल में कराया, बस इसको एक कैटेगरी में समझना है, उसके बाद आपका और भी अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे ना कुछ क्लासेस हैं जो कि सोशल क्लास है, एक अपर क्लास होती है, एक लोअर अपर होती है, एक अपर मिडल होती है, एक लोअर मिडल होती है, एक अपर लोअर होती है। तो इनको समझना है कि किस तरीके की जो लोग होते हैं वो किस तरीके का सामान जो है वो फटाफट खरीदते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न है कि कौन से जो क्लास के लोग हैं कौन से सामान खरीदते हैं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे अपर है, ठीक है। तो होता ये है कि अपर अपर जो क्लास होती है वो एलाइट ऑफ सोसाइटी में आती है, जिसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी वगैरह में ज्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह लेते रहते हैं, होम्स वगैरह में करते हैं, बेस्ट एजुकेशन देते हैं अपने बच्चे को, ठीक है, अच्छी खासी एजुकेशन देते हैं, वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में अपने बच्चे को भेजते हैं, जिसके अंदर काफी सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपके थिएटर है या फिर आपके कैफे कॉफी डे है, मतलब काफी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इंटरनेशनल स्कूल्स में पाई जाती हैं। तो वो अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, स्पेंड करते हैं प्रॉपर्टीज में, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा खासा पैसा होता है, वो अपर अपर में आते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर अपर आता है, जिसके अंदर स्पेंड ऑन लार्ज होम, वो बड़े बड़े होम्स पे 5 स्टार होटल्स में जाया करते हैं, और इसमें टॉप प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं जिनकी काफी अच्छी इनकम होती है, तो वो स्टे वगैरह के लिए 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, एंड पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी वो स्पेंड करते हैं, और काफी जो जैसे कि मैं कह सकती हूँ घर वगैरह इन सब में की जो कैटेगरी है वो अपर मिडिल की है, जिसमें क्या आता है स्पेंड ऑन बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ये क्वालिटी प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं, मारुति कार है या फिर कलर टीवी है, ये सारी तरह तरह की चीजें जो अपर मिडिल में आते हैं वो इन सब चीजों पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। जो रीजनेबल सी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, तो वो उसमें ये स्पेंड करते हैं। ऑफिस वर्कर हो गया, स्मॉल बिजनेसमैन हो गया, या फिर आपके ट्रैकर्स हो गए, वो आता है लोअर मिडिल में, जिसमें वो किस पे स्पेंड करते हैं, स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम शॉपिंग अराउंड द बेस्ट बार्गेन, ठीक है, यानी कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग वगैरह कर ली, ठीक है, और इस तरीके से वो शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपर लोअर आता है, जिसमें पुअरली एजुकेटेड है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सेमी स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स आते हैं, जो दिहाड़ी के बेसिस पे काम करते हैं, और दिन का 600 या 700 रुपए जो उनको दिहाड़ी या 1000 रुपए जो दिहाड़ी मिलती है उस पर वो अपना घर चलाते हैं। और जैसे कि वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गया, गैस स्टोव सीलिंग हो गया, टेबल फैन हो गया, ये सब जो है वो हायर परचेज बेसिस पे खरीदते हैं, यानी कि जितने टाइम वो किराए पे रह रहे हैं या फिर सामान भी किराए पे लेते हैं, जब उनको यूज नहीं करना या कहीं और शिफ्ट होना है तो वो आगे जो है उनको वापस कर देते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट जो आता है वो आती है लास्ट कैटेगरी, लोअर लोअर वाली, ऑफ्टन अनएजुकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी वर्किंग एज अ अनस्किल्ड लेबर। इसको हम अनस्किल्ड लेबर से समझो, यानी कि इसमें होता क्या है कि बाय ओनली द बेसिक्स नेसेसिटी, यानी कि सिर्फ वही सामान खरीदेंगे जो कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो कोई ब्रांडिंग नहीं है, यानी कि वो नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट है, जैसे कि दवाइयां हैं, पता है दवाई खानी है, रोटी चाहिए, पानी पीना है, या फिर ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो उनको जरूरतमंद होती हैं, वो आते हैं इसके अंदर लोअर लोअर में। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, यानी कि अब आ गए हैं वो वाले स्टेजेस जिसके अंदर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन जो होता है उसका डिसीजन किस तरीके से फाइनलाइज होता है, कि अगर कोई पर्सन है जिसने अभी तक ये सोचा है कि ये सामान खरीदना है, और खरीदने के बाद तक का खरीदना है और खरीद लिया, उन उन सबके बीच की जितनी स्टेजेस है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये परमानेंट पेन जो है, ये सुपर फाइन वाला जो आप मार्कर कह सकते हो, ठीक है, तो ये अगर मुझे लेना था तो मैंने अभी इसके बारे में क्या किया था, अभी मैंने इसके बारे में सोचा है, फिर जब मैंने ले लिया तक का जो सफर है वो समझते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन, ठीक है। तो अब ये बात आती है, जैसे मुझे पढ़ाना होता है, यहाँ पर अब समझो पढ़ाना होता है तो मुझे कुछ कुछ चीजें जो अंडरलाइन करनी है, मार्क करनी है, तो मुझे जो है इस चीज की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, बार बार, और मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मुझे चाहिए ये, ठीक है, प्रॉब्लम रिकग्नाइज डोनेशन होगी, रिकग्निशन हो रहा है मुझे कि हाँ भाई ये सामान होना चाहिए। तो इस तरीके से उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करी, और मैंने सोचा कि लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, बार बार शॉप पे नहीं जाया जाता, तो इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर ली मैंने। फिर उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, फिर मैंने इसके फीचर वीचर पढ़ लिए कि हाँ भाई इसके ये बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक है, अच्छे से पढ़ लिया। फिर इसके बाद परचेज डिसीजन कैसा है, अगर मैंने किसी और से पूछा, दुकानदार से पूछा है, किसी और से पूछा, और इसका जो रिव्यू है वो मैंने देखे और पढ़े, और दूसरों से भी रिव्यू लिए कि हाँ कैसा है, तो अच्छा होगा तो ले लूंगी, नहीं होगा तो छोड़ दूंगी। और खरीदने के बाद अगर कोई अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खराब हो जाता है तो फिर मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस था। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट या फिर हर एक गुड्स या सर्विस में ऐसा होता है, चाहे वो गुड्स छोटा है बड़ा, फर्क ये आ जाता है कि अगर सामान छोटा होता है तो हम रिव्यूज वगैरह कम देखते हैं,
ज़्यादा मेहनत नहीं करते। अगर प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कॉस्टली है, तो हम काफ़ी जगह से रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के बाद ही लेते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप सोचोगे कि मैम एक छोटे से मार्कर के लिए इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो मैंने तभी आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं, वो छोटी-छोटी सामान लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन तभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो, लाखों की चीज़ें खरीद रहे हो, तो आप ये सारे स्टेप फॉलो करते होगे। इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन शॉपिंग बिहेवियर, ठीक है? तो सबसे पहले आता है कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, कौन-कौन से चीज़ें हैं जो कि सिचुएशनल वेरिएबल यानी कि जो शॉपिंग बिहेवियर होता है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल सेटिंग। अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है तो आपका बिहेवियर किस तरीके का होता है, तो आप ये सोचो। सबसे पहले आता है फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग में आता है जो भी आपको सामान खरीदना होता है, छोटा-मोटा सामान खरीदना हो, आप आस-पास की दुकान से जाके ले आओ, दूध, दही, ब्रेड ये सब चाहिए, आस-पास की शॉप से जाके लाते हो। ये नहीं कि आपको बहुत दूर जाना है, 2 किलोमीटर पार करके ही लेकर आना है, या वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा और पास में अच्छा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। नियर बाय शॉप से आप लेते हो, यानी फिजिकल सेटिंग। दूसरा आता है सोशल सेटिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी सोसाइटी जो होती है, अपने आस-पास के जो एरियाज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हो क्योंकि आपको एक ट्रस्ट रहता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। टेम्पोरल सेटिंग में आता है, जैसे सीज़नल होता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड ये सब, वो बहुत पेरिशेबल होते हैं, जो कि जल्दी आपको कंज़्यूम करने पड़ते हैं और आस-पास से ही आप ले लेते हो और ज़्यादा टाइम तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाते, दूध, दही, मक्खन ये सब, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो उनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ़ नहीं होती, तो आप उसको उतना ही कंज़्यूम करते हो जितने तक उसकी डेट होती है। टास्क डेफिनिशन में आता है, रीज़न क्या है, अगर आपको कोई भी सामान लेना है, जैसे मार्कर का सेट लेना है, तो क्यों लेना है? अपने लिए लेना है या किसी को गिफ्ट करना है? तो इस तरीके के कुछ रीज़न्स होते हैं जो टास्क के डेफिनिशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पे आता है, बस जल्दी से खत्म होने वाला है, रिटेल इमेज डायमेंशंस में क्या आता है कि जो हमारे रिटेल की जो इमेज है उसके डायमेंशंस कैसे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आता है लोकेशन कन्वीनियंस विद कवर द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, कि कौन-कौन सी लोकेशन है वो कन्वीनिएंट रहती है हमारे कोई भी सामान को लेने के लिए। किस तरीके के जो चेन्स हैं वो बने हुए हैं हमारे मार्केट में, किस-किस तरह की जो सामान है वो देखे जाते हैं। मतलब अगर हमें सामान लेना है तो कौन-कौन सी लोकेशन जो होती है वो हमारे को सही पड़ती है, ठीक है? अगर हमें महँगी सामान लेना होता है तो हम फिर ये नहीं देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस भी डिपेंड करता है। अगर आपकी प्राइस छोटा है तो आप कहीं से भी लेना पसंद करते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपका प्राइस हाई है, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ी दूर भी जाना पसंद करते हो क्योंकि आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए और आप उस पे काफ़ी स्पेंड करने वाले हो। तो लोकेशन भी मैटर करती है। सबसे पहले आती है कि अगर आप कोई सामान लेते हो और वो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? काफ़ी सारा सामान अगर आप कहीं से लेते हो, लेट्स सपोज़ आप कहीं रहते हो और आपको 1 घंटा लगा के कहीं और जाना पड़ रहा है, तो आप ये भी देखते हो, ट्रैफिक बैरियर्स देखते हो कि कोई ट्रैफिक का बैरियर तो नहीं है, ट्रैवल कैसे करोगे, टाइम भी देखते हो कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है? अब आपको दही चाहिए, तो फिर से वही एग्ज़ाम्पल आ गया, आप 4 घंटे लगा के तो कहीं जाओगे नहीं, ठीक है? अगर आपको पता भी है कि गाँव में अच्छी मिलती है और आपका गाँव 4 घंटे लगाने के बाद आएगा, तो आप रोज़ दही लेने वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि आपका ट्रैवल में इतना एक्सपेंस लग जाएगा और आप डेली ट्रैवल नहीं कर सकते। तो पार्किंग की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है, मर्चेंडाइज़ सूटेबिलिटी भी है, ठीक है? अगर आप कोई, आजकल क्या होता है कि हम ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में जाना पसंद करते हैं, चेन स्टोर में जाना पसंद करते हैं, जब हमें एक साथ शॉपिंग करनी होती है और हम जॉब करते हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स सारे ही वर्किंग होते हैं, तो हम चेन स्टोर में जाना या फिर मॉल्स में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है और टाइम भी हमारा थोड़ा-सा बच जाता है। उसके बाद मर्चेंडाइज सूटेबिलिटी है, नंबर ऑफ ब्रांड स्टॉक क्या है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट इन द स्टोर, उसमें कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? तो वही है। प्राइस पॉइंट भी डिपेंड करता है कि आपके आइटम का प्राइस कितना है, सेम आइटम है या फिर अदर कोई स्टोर पे वो कितने का मिल रहा है, तो आप थोड़े बहुत कंपेयर करते हो या फिर दुकानदार जो है या फिर जो मॉल्स में अगर जैसे कि कोई भी ब्रांड की बात करूँ, यूसीबी की बात करूँ, ज़ारा की बात करूँ या फिर एच&एम की बात करूँ, अगर अच्छे-अच्छे ऑफर्स निकालता रहता है, कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट होता है, तो हम बार-बार वहीं भागते हैं और हमें लगता है कि क्वालिटी मिल रही है और साथ में हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल रहा है। नेक्स्ट आता है सेल्स फोर्स एंड सर्विसेज में आता है, ठीक है? ये आपका मेरे को लगता है लास्ट ही पेज है, हाँ लास्ट है ये, इसके बाद आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल्स फोर्स सर्विसेज में क्या आता है कि जो हमारी सेल्स फोर्स है, सेल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सर्विस को कैसे एनहांस करेंगे। तो सबसे पहला आता है प्रोड्यूस नॉलेज ऑफ सेल्स फोर्स, हमें एक अच्छी नॉलेज को प्रोड्यूस करना चाहिए। और बिलिंग के प्रोसीजर्स कैसे हैं, सेल्स फोर्स है, बिलिंग प्रोसीजर है, ईटिंग फैसिलिटी इन स्टोर, की यानी कि अगर हमारा कोई खाने पीने का काम है या फिर मान लो मैकडॉनल्ड्स है या फिर सबवे है, बर्गर किंग है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर वहाँ पे ईटिंग की फैसिलिटी क्या है स्टोर में, किस तरीके से है, सेल्स कैसा चल रहा है, बिलिंग का प्रोसेस कैसा है, ठीक है? एक जना बिलिंग करेगा, 3 जने बिलिंग करेंगे, किस तरीके से है। अगर एक ही जना करेगा तो कंज्यूमर परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना टाइम नहीं है और पेशेंस लेवल तो आजकल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट ट्रांजेक्शन सेटिस्फैक्शन, कैसा होता है कि जब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर लिया उसके बाद आप दोबारा यहाँ आओगे या नहीं आओगे, ठीक है? और जैसे कि एच&एम है, ठीक है? आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह है, सो मैं भी उसको बाय करती हूँ और मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता भी है।
क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग है उसकी, और ब्रांडिंग के साथ ब्रांडिंग भी छोड़ो, ब्रांडिंग के बाद भी हमें हटा दूँ, तो स्टफ़ काफ़ी अच्छा है। और कुछ ऐसी शर्ट्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि कहीं और दूसरे आउटलेट पे इस तरीके का सिमिलर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने में ही एक ब्रांडिंग है। तो लगता है दोबारा हम विज़िट करेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है? और अच्छे खासे ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम विज़िट आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी H&M से शॉपिंग की है या नहीं करी, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और आपने जब फर्स्ट टाइम करी थी तो आपको 10% डिस्काउंट मिला था या नहीं मिला था, तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पर पोस्ट सैटिस्फैक्शन में आता है, सैटिस्फैक्शन विद गुड्स इन यूज़ है, सैटिस्फैक्शन विद द रिटर्न एंड एडजस्टमेंट है, सैटिस्फैक्शन विद द प्राइस पेड है। तो ये वाला ये वो पॉइंट्स, तो यहाँ पर हम एक समझेंगे कि इसको आप इस तरीके से समझो, जो हाई-फाई जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि आपका जैसे कि दिल्ली की अगर बात करूँ, पॉश एरियाज़ की बात करूँ, तो लाजपत नगर है, गिटर क्लाश है, या फिर आपका खान मार्केट है, या फिर रिज़ोरी गार्डन है। तो इन सब में जो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ बेसिकली, वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे आउटलेट खुले हैं, जैसे कि आपका इंसेंस है, क्लू है, काफ़ी सारे ड्रेसेस वगैरह वहाँ मिल जाती हैं। तो होता क्या है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ उस पॉइंट को इस तरीके से कि जो सैटिस्फैक्शन है हमारा, वो किस तरीके का है। अगर आपका गुड्स का सैटिस्फैक्शन जो है, आपने कोई भी सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो आपको रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं कि आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपका सामान जो है वो दूसरा एक्सचेंज होके मिल जाएगा। तो वो एडजस्टमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? अगर आपने बिल्कुल ही बोल दिया कि रिटर्न भी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही आपको पैसे वापस मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता दोबारा कोई वहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये तभी होता है जब प्राइस सस्ता होता है, और बहुत सारी चीज़ें जब फैसिलिटी नहीं मिलती, तो कंज्यूमर दोबारा जाना पसंद नहीं करता। तो सैटिस्फैक्शन विद प्राइस पेड है, और अगर आपने प्राइस पे किया है तो उसके साथ किस तरीके की एडजस्टमेंट बायर आपके साथ सेलर आपके साथ कर रहा है। अगर अच्छी खासी डील कर रहा है, तो आप अगेन एंड अगेन जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको जो है दुकानदार ने या जो भी आपका आउटलेट का बंदा है उसने आपको समझा। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है पॉइंट, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है हम लोगों का कगेनैलिटी जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टोर की डेकोर पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टोर किस तरीके से डेकोर हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आने वाला है, तो आपने किस तरीके से अपनी दुकान को या अपने शोरूम को डेकोरेट कर रखा है, किस तरीके से आपने मिरर लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं आपकी दुकान या फिर आपके जो भी आप जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, उसके गुड्स को लेके। तो स्टोर का ट्रैफिक भी डिपेंड करता है, और स्टोर की डेकोर भी डिपेंड करती है, आपने किस तरीके से सामान को सजा रखा है, प्रेजेंटेबल है आपका सामान या नहीं है, साफ-सफाई कितनी है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं BRL 101 कह लो या BRL 001, जो हमारा सब्जेक्ट है ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का। यूनिट नंबर 3 आज वन शॉट कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यूनिट 2 भी है एंड यूनिट 3 भी है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारे रिटेल के फॉर्मेट्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो हमने समझ लिया रिटेल, हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था काफी डिटेल में, और फॉर्मेट्स अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैं लिख कर लेकर आई हूँ। द टर्म रिटेल फॉर्मेट, यानी कि जो टर्म है हमारी रिटेल फॉर्मेट की जो टर्म है, इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रिटेल बिजनेस। एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, रिटेल बिजनेस का। कंसीव, डिजाइन, डेवलप टू कैटर द नीड ऑफ द एंड यूजर, यानी कि जो हमारा एंड यूजर होता है, जो पर्टिकुलर कंज्यूमर होता है हमारा, रिटेल कंज्यूमर जो होता है, उसके लिए हमने जो काम करना है, यानी कि हमने उसकी नीड्स को जानना है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, अच्छे से प्राइसिंग करनी है, सो दैट वो जो है उसकी जो एंड यूजर की जो नीड है वो फुलफिल हो पाए। ओरिजिन इन इंडिया क्या है, सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ इंडिया के अंदर अगर बात करें, तो ये रिटेल की जो छोटी छोटी दुकानें, जैसे मंडी वगैरह आप कह लो, ठीक है, आजादपुर मंडी है या फिर ओखला मंडी है, या बहुत सारी जो मंडीज वगैरह हैं, या वीकली मार्केट हो गए, जो कि बाजार वगैरह लगते हैं, सोम बाजार, मंगल बाजार, वीर बाजार, ये सब जो बाजार वगैरह पहले से लगे चले आ रहे हैं, और ये काफी सालों से लग रहे हैं। तो ये आपकी एक रिटेल की शॉप कह सकते हो, या रिटेल मार्केट कह सकते हो, जिसमें आप छोटा छोटा सामान खरीद पाते हो। इन्वॉल्विंग विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉल, ये सब चला करता था। लेकिन अभी जैसे हमारी एडवांसमेंट बढ़ गई है, तो हम मॉल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सुपर मार्केट वगैरह, चेन स्टोर, ये सब ज्यादा ओपन हो गए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया, एक ही छत के नीचे सारा सामान हमें मिलने को तैयार हो जाता है। तो अब क्या है, थ्योरीज है हमारी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज की, जो कि 2 थ्योरीज हैं यहाँ पे बताई गई हैं। थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिटेलिंग, कि रिटेलिंग में क्यों बदलाव आया, ठीक है, क्यों चेंज आ गया, ठीक है। तो 2 थ्योरीज हैं, अगर ये समझ आ गया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मंडीज वगैरह से कैसे हम लोग मॉल की तरफ
जो है आकर्षित हो गए। तो सबसे पहला आता है द व्हील ऑफ रिटेलिंग है, और एक दूसरा आता है डायलेक्ट। इसके अंदर क्या आता है, द व्हील ऑफ रिटेलिंग के अंदर आता है इट वाज प्रपोज बाय मैलकॉम, यानी ये मैलकॉम के द्वारा जो है वो प्रपोज किया गया था द व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। इसमें बताया गया व्हेन अ स्टोर ओपन न्यूली इन मार्केट प्राइसेस आर लो, ठीक है। तो ये बताना चाहता है कि अगर हम कोई भी नई नई दुकान खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि जब कोई भी चीज की दुकान खुलती है तो उसका प्राइस शुरू में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो अपने गुड्स या सर्विस को पहले कंज्यूमर को मतलब टेस्ट कराना चाहते हैं, या फिर कोई भी खाने का सामान है तो टेस्ट वगैरह कराएंगे, या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो हो सकता है कम प्राइजेस में सर्विस, जैसे सैलून की सर्विस है वो थोड़े कम प्राइजेस पे देते हैं सो दैट उनके कस्टमर बढ़ जाएं। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेगा तो उनके प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहले तो मार्जिन कम होता है रिटेलर को, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 जैसे कंज्यूमर बनने लगता है, कस्टमर आने लगता है, तो उससे प्राइस बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और फैसिलिटीज भी अपग्रेड हो जाती हैं और सर्विसेज भी इंप्रूव हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो कोई दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, और वो छोटी मोटी जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, किसी भी दुकान का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं सैलून की बात कर लेती हूँ, हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसने सैलून खोला है, ठीक है। उसमें उसके सैलून में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो उसने रखा है काम करने के लिए, और 2 ही चेयर्स पड़ी हैं, कोई एसी नहीं लगा हुआ। तो जैसे जैसे वो अपने कस्टमर बनाएगा, अपने काम के लिए फेमस होगा, या उसका काम अच्छा चलेगा, तो क्या होगा कि वो आगे और अपने नीचे एम्प्लॉयज भी रखेगा, एसी भी लगवाएगा, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज उसकी इंप्रूव होंगी और अपग्रेड होंगी, ठीक है। एक एसी लगवाएगा, फिर 2 लगवाएगा, फिर जगह ज्यादा ले लेगा, फिर और चेयर्स बढ़ा देगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा इससे, मतलब और लोगों को कारीगर पे रख लेगा काम के लिए। सो इस तरीके से जो होता है वो काम करता है, ये जो हमारा थ्योरी है। नेक्स्ट आता है डायलेक्टिक प्रोसेस में क्या था, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर होते हैं इसके अंदर, और वो आगे चल के मर्ज हो जाते हैं, ट्राई टू मर्ज, वो आगे मर्ज होना चाहते हैं। तो जैसे कि डिस्काउंट स्टोर प्लस डिपार्टमेंटल स्टोर इज इक्वल टू डीडीएस, मतलब डिस्काउंट और डिपार्टमेंट स्टोर इकट्ठा जब बन जाता है तो कैसे बनता है, डिस्काउंट प्लस डिपार्टमेंट होता है। तो आई होप आपको क्लियर है। इसको ना एग्जाम डिफरेंस से समझो, फिर इजीली समझ आएगा। तो अब आता है डिस्काउंट स्टोर। तो डिस्काउंट स्टोर एंड डिपार्टमेंटल स्टोर के बीच का डिफरेंस समझो। तो डिस्काउंट स्टोर में आता है हाई टर्नओवर, इसकी जो टर्नओवर होती है बहुत हाई होती है, और डिपार्टमेंटल स्टोर की जो टर्नओवर होती है काफी लो होती है। क्योंकि ये डिस्काउंट स्टोर है, यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है तो लोग ज्यादा भागते हैं, और टर्नओवर भी काफी हाई होती है। और डिपार्टमेंटल स्टोर में जो होती है टर्नओवर काफी लो रहती है, ठीक है। इसमें आता है सेल्फ सर्विस होती है डिस्काउंट स्टोर में, क्योंकि आपको अपना यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो अपना सामान खुद ही, आपको अपनी सर्विस खुद ही लेनी है। और यहाँ पे फुल सर्विस होती है, मतलब आपको दिखाने वाले काफी सारे मिल जाते हैं। जैसे कि आप जाते होंगे लाइक बहुत जैसे यूसीबी है, या बहुत बड़े बड़े मॉल्स में जाके देखते हो डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वहाँ पे दिखाने के लिए भी, सामान को एक्सप्लेन करने के लिए भी पर्सन खड़े हैं वहाँ पे। और यहाँ डिस्काउंट स्टोर में क्या होता है, लो रेंट लोकेशन होती है, कम रेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हमने सामान भी डिस्काउंट पे देना है, तो वो खुद रेंट भी जो होता है कम लोकेशन वाला देखते हैं। लो मार्जिन होता है इसके अंदर, लेकिन सामान ज्यादा बेचा जाता है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो जाता है, मार्जिन लो रहता है इसमें। डाउन टाउन लोकेशन रहती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर। अब दोनों को मर्ज करने पे क्या बनता है, मार्जिन एवरेज होती है, टर्नओवर भी एवरेज होती है, मॉडेस्ट प्राइस होता है। तो यानी कि दोनों जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, डीडीएस बनाएंगे, यानी डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर बनाएंगे, डीडीएस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स। तो क्लासिफिकेशन को हम एक बार समझ लेते हैं कि रिटेल फॉर्मेट्स के क्लासिफिकेशन किस तरीके से हैं। तो भाई रिटेल मार्केट 2 तरीके का सेक्टर होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो मैंने आपको अभी सब्जी मंडी पहले से चली आ रही हैं, या छोटे छोटे स्टोर्स है, मॉम्स पॉप का जो स्टोर है वो हो गया, ये सब चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर पेपर में भूल जाओ तो याद रखना, अनऑर्गेनाइज सब्जी मंडी है, कहीं पे भी किसी ने दुकान लगा रही है, कितने का भी सामान बेच रहा है, ये सब कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिक्स्ड है वहां पे, या फिर वहां पे जाके आपको सब्जी खरीदनी है तो वहां पे प्रॉपर एक ब्रांडिंग वाले थैले मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ऑर्गेनाइज में क्या होता है, हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी ओनरशिप के बेस पे स्टोर मिक्स, नॉन स्टोर ऑपरेशन। इसको भी और अच्छे से डिटेल में समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। जैसे ओनरशिप के बेस पे अगर मैं बात करूं तो आता है फॉर्म ऑफ ओनरशिप में आता है सबसे पहले इंडिपेंडेंस रिटेलर होते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टोर, यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन करेंगे, पहले 10-15 लोग जो हैं उन्होंने मल्टीपल स्टोर्स खोल रखे हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं ये सामान इतने का बेचेगा, इतने कलर का, इतने क्वांटिटी में, तो वो सब जो है वो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसके बाद ही वो
होता है। रिटेल चेन वगैरह है जो आपको पता ही है, चेन चली आ रही है बहुत सारी जो हम आगे फॉलो अप करते हैं, चेन स्टोर आपने देखे होंगे। नेक्स्ट आता है रिटेल फ्रेंचाइजिंग। ये कैसा होता है, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स से समझो, जो मैकडॉनल्ड्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बार अपना बता दिया कि बर्गर ऐसे बनता है, तो अगर मैं मैकडॉनल्ड्स खोलना चाहूँ तो मैं नहीं खोल सकती, मेरे को उसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, यानी कि मेरे को पहले कुछ करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे सो दैट मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले पाऊंगी और वो मुझे स्टेप्स बताएंगे बर्गर इस तरीके का बनेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हो जो मैनेजमेंट है वो अपना, उसने एक ही बार काम किया और अपने आप को इतनी हाई लेवल ब्रांडिंग तक लेकर गया सो दैट जैसे मान लो कालका जी या लक्ष्मी नगर ऐसे अलग अलग जगह पे मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं और वो अपनी फ्रेंचाइजी को सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग मिलके मनी को कंट्रीब्यूट करके जो है डिस्कशन करते हैं, जैसे स्पेस वगैरह, कोई स्टोरेज है, कोई जगह है, उसको शेयर करते हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं वो उनके इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स। क्या होता है, तो देखो भाई स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, कि जो स्टोर्स होते हैं, जो अलग अलग हम जो सामान लेने जाते हैं तो उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी रहती है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टोर क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, तो देखो भाई कन्वीनियंस स्टोर होता है, एक होता है कन्वीनियंस, नाम से ही क्लियर है, कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पे। किराना दुकान पे जाओ, छोटा मोटा सामान मिल जाएगा, मैगी, चाय, चीनी पत्ती, जो भी डेली लाइफ में चाहिए होता है मिल जाता है। अगर रात को कुछ भी खाना है, दुकान बंद हो गई 11 बजे के बाद, तो हम 24/7 जाके अपना काम कर सकते हैं, मैगी, कुरकुरे, चिप्स जो भी लेना है लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। हाइपर मार्केट में मॉल्स वगैरह आते हैं, जैसे कि मॉल्स के अंदर हर एक कैटेगरी का सामान एक ही छत के नीचे जब मिलता है तो उसे हाइपर मार्केट बोलते हैं, जैसे जूते, खाना पीना, गैजेट, सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलिटी जो स्टोर्स होते हैं, जैसे कि बाटा की अगर बात करूँ तो वो सिर्फ चप्पलों में डील कर रहा है, शूज में डील कर रहा है। ठीक है, वैरायटी वगैरह है उसके पास, शूज है तो 10 तरह के हैं, स्लीपर है तो 10 तरह की है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें वैल्यू बाजार वगैरह आता है। डिपार्टमेंट अलग अलग बने होते हैं, जैसे कि आपका साबुन का डिपार्टमेंट अलग है, चॉकलेट का डिपार्टमेंट अलग है, तो ऐसे वैल्यू बाजार हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, विशाल मेगा मार्ट ऐसे आप कह सकते हो उसको। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंशन सुपरमार्केट। ठीक है, आते हैं कन्वेंशन सुपरमार्केट, इसमें क्या आता है, जैसे आप आसपास की शॉप्स वगैरह देखो, किराना स्टोर देखो, तो जो भी सामान चाहिए तो कन्वेंशन सुपरमार्केट है, तो वहां से आपको डेफिनेटली मिल जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है नॉन स्टोर ऑपरेशन। क्या होता है, तो नॉन स्टोर ऑपरेशंस में आता है जैसे कि हमें कुछ जी ये कोई इसका कोई स्टोर नहीं है, हम विदाउट एनी स्टोर भी सामान खरीद पाते हैं, तो हाँ ये वही है नॉन स्टोर ऑपरेशन। पहले स्टोर में जाके लेना होता था, अभी ये कौन सा है, आजकल ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब है। और भी देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इन होम, टीवी होम रिटेलिंग, जैसे टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट देखी, ठीक है, या कोई आसपास की एडवर्टीजमेंट, होम रिटेलिंग वगैरह में आते हैं ये सब। ठीक है, घर में या टीवी में कोई एडवर्ट देखी तो वहां से मंगा लिया, जैसे साबुन वाबुन ये सब हो गया। वेंडिंग मशीन में आप देख सकते हो, वेंडिंग मशीन में आता है कि आपका कोई स्टोर नहीं खुला हुआ, बस एक मशीन रखी हुई है, जैसे कि पैसे डालो और चिप्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, कुरकुरे बाहर आ जाएंगे, ऐसे कोक वगैरह ये सब। टेली सेल्स एंड टेलीफोन रिटेलिंग में आता है, जैसे क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस वाले जो एजेंट घूमते रहते हैं और बोलते हैं कि उनका कोई स्टोर नहीं है, बट आपको वो ये इंश्योरेंस समझाते हैं और वो आपको सर्विस वगैरह देने की ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, जो आप घर बैठे बैठे जूते, चप्पल और ड्रेसेस वगैरह मंगाते हो। कैटलॉग रिटेलिंग में क्या आता है, जैसे कि इसकी एक प्रॉपर एक कैटलॉग बनी होती है, बुक टाइप की बनी होती है, उसमें आपने जैसे ऑरिफ्लेम हो गया, लैक्मे हो गया, इनकी पहले कैटलॉग वगैरह चलती थी, जैसे परफ्यूम हो गए उसमें तो उसका परफ्यूम है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, सोप है, बॉडी शावर है, बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें होती हैं और प्राइस वगैरह लिखा होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, फायदे लिखे होते हैं। तो पहले यही सब चल रहा है, कैटलॉग पढ़ के हम जो है डिसाइड करते हैं क्या लेना है और क्या नहीं। अब आते हैं जो ये लास्ट पेज है, उस नहीं लास्ट है, इसके बाद एक और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये यूनिट। ये मॉडर्न फॉर्मेट्स क्या होते हैं, तो मॉडर्न फॉर्मेट में आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, तो मॉडर्न मतलब जो अभी चल रहे हैं सबसे ज्यादा, हम जो सामान खरीदते हैं हम इसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं और अब हमें यही जगहों पे जाना पसंद होता है। मॉडर्न फॉर्मेट में आता है डिपार्टमेंटल स्टोर आता है, वही मैंने आपको अभी ऑलरेडी समझाया कि डिपार्टमेंट बने होते हैं अलग अलग, जैसे साबुन का अलग और आपका चीनी का चीनी राशन का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो इस तरीके से सामान जो है उठाना आसान हो जाता है। फैक्ट्री आउटलेट होता है, जिसमें बहुत तरह तरह के जो फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल होता है, डायरेक्टली आप तक पहुंच जाते हैं। कैटलॉग शॉप अभी बताया मैंने। वैरायटी स्टोर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, यानी कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो आपको जैसे कि आप विशाल मेगा मार्ट की बात कर लो या फिर सुपर बाजार की बात कर लो, वैल्यू बाजार की बात कर लो, तो वहां पे क्या होता है वैरायटी होती है, एक चीज को लेके, एक साबुन भी है तो 10 तरीके का है। ठीक है, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट मैंने अभी समझा दिया। डिस्काउंट स्टोर भी ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि डिस्काउंट स्टोर में काफी ज्यादा जो है मार्जिन कम होता है, लेकिन लोग ज्यादा भागते हैं वहां पर। ठीक है, और काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, सो इसीलिए हम भी जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का चेन।
चेन स्टोर इन इंडिया, इंडिया के अंदर चेन स्टोर कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले फूड बाजार, पिज्जा हट, हेल्थ ब्यूटी प्रोडक्ट, ये सब चेन चला रहे हैं। अपनी पिज्जा हट है तो वो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, मैकडोनल्ड्स है तो फ्रेंचाइजी, बर्गर किंग है तो फ्रेंचाइजी, ये सब है। रिटेल चेन मल्टीपल ओनर्स हैं, ठीक है। तो रिटेल चेन के मल्टीपल ओनर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखो मैकडोनल्ड्स का, वो बोले मैकडोनल्ड्स का मालिक सिर्फ मैं हूँ, तो देखो मैकडोनल्ड्स का मैनेजमेंट जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ जिसने स्टार्टअप किया वो सिर्फ एक है, ठीक है। लेकिन जो उसके आगे मल्टीपल ओनर्स बने हैं वो उनके फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद बने हैं। कॉर्पोरेटिव में क्या आता है कि वो क्या करते हैं, अपनी स्टोरेज स्पेस, सप्लाई चेन सब कुछ शेयर करते हैं, बट हैव दे ओन ओनरशिप, उनकी ओनरशिप खुद की होती है और वो डिसीजन भी खुद के लेते हैं। अभी समझाया था पीछे को। कोऑपरेटिव में क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स में क्या आता है, पर्सनल गुड चेन चलती है, ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो हम कंज्यूम कर पाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। यूनिट नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है और मैंने स्टार्टिंग में काफी अच्छा इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया था ताकि आगे के चैप्टर जो है, आगे की यूनिट्स इजिली समझ आ पाए। सो यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे यूनिट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।